Hello everyone, welcome to SPM IS Academy. Today we are going to analyze the Assam Tribune newspaper of 12th June 2020. Please note that you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download PDF version of May 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online platform online.spmisacademy.com and you can join our WhatsApp group through the link in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we are going to cover today. The first topic is taken from editorial section and it reads, Northeast is still top priority for PM Modi. This is important for our syllabus, paper 6, Assam Economy, and it is also important from our prelims point of view. So in an interview, Anurag Singh Thakur, the Union Minister of State for Finance, he says, the government of India is hopeful that the structural reforms and the Atmanirbhar Bharat package would accelerate the growth of the economy, which has taken a hit due to the COVID-19 pandemic. The government is according top priority to the development of the Northeast region. ऐसा बोला है जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर फाइनेंस अनुराग सिंह ठाकुर ने. नाउ इसके डिटेल्स में जाने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ये है क्या, राइट. सो यू सी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है इट कंस्टिट्यूट्स ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स, राइट. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है जो हम लोगों का एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर रहता है. फर्स्ट इज द कैबिनेट मिनिस्टर्स. ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है दे हैड द इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज. होम हो गया, फाइनेंस हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया. तो ये जो इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है ये जिन मिनिस्टर्स के अंदर रहता है उनको बोला जाता है कैबिनेट मिनिस्टर्स, राइट. और कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना हो, कोई भी पॉलिसी डिस्कस करना हो तो ये जो डिस्कशन होता है यहाँ पे ये कैबिनेट मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं. सी हम लोगों के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वहाँ पे बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एवरी टाइम कुछ भी डिस्कशन करना हो तो सभी मिनिस्टर्स को इकट्ठा करके वो डिस्कस किया जाए, राइट. इट इज़ नॉट फिजिबल. तो इसीलिए क्या किया जाता है, जो इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज जो होल्ड कर रहे हैं उन मिनिस्टर्स को बुला के वो डिसीजन लिया जाता है या वो डिस्कशन किया जाता है, राइट. तो ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है यही लोग वो पॉलिसी मेकिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि यहाँ पे बाकी सभी मिनिस्टर्स को नहीं बुलाया जाता है. यू मस्ट हैव हर्ड कि कभी कभी ऐसा न्यूज़ में आता है कि कैबिनेट ने ये डिसीजन को अप्रूव कर दिया है या कैबिनेट डिसीजन, ये टर्म आप सुने होंगे. तो इसका मतलब क्या है, ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है इन लोगों ने डिस्कस करके कोई भी एक डिसीजन लिया है, राइट. और ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो डिसीजन लेता है ये डिसीजन बाकी सभी मिनिस्टर्स को मानना पड़ता है, राइट. सो कैबिनेट मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जितने मिनिस्टर्स हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है कैबिनेट मिनिस्टर्स. अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कितने कैबिनेट मिनिस्टर्स रहेंगे इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, राइट. ये प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है कि वो कितने मिनिस्टर्स को कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक देना चाहते हैं. सो कैबिनेट मिनिस्टर एक हो गया कैटेगरी. सेकंड कैटेगरी इज मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट. सो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो होते हैं दे कैन आइदर बी गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स और कैन बी अटैच टू कैबिनेट मिनिस्टर्स. मतलब इन लोगों के पास कोई इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री भी हो सकता है. हालांकि इन लोगों के पास जो मिनिस्ट्रीज होंगे दोज मिनिस्ट्रीज विल बी लेस इम्पॉर्टेंट compared to the ministries held by the cabinet ministers, right. So cabinet ministers जो ministries hold करते हैं वो सब important ministries होते हैं. लेकिन ministers of states को अगर independent charge दिया भी गया किसी ministry का तो वो ministry इतना important नहीं होता है, right. तो उन लोगों को independent charge भी दिया जा सकता है और they can be attached to the cabinet ministers. कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंडर जो मिनिस्ट्री है, एक मिनिस्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होता है तो हो सकता है किसी एक मिनिस्टर को उसी मिनिस्ट्री के अंडर एक डिपार्टमेंट उसके अंदर में दे दिया है. एक मिनिस्टर के अंडर
एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दे दिया गया है, तो उस मिनिस्टर्स को हम मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट बोलेंगे, राइट। उनके पास कोई इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं है, वो कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट कर रहा है, राइट। सो दे आर कॉल्ड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। नाउ ये जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट है, दे डू नॉट अटेंड द कैबिनेट मीटिंग्स अनलेस स्पेशली इनवाइटेड। वो लोग नॉर्मली कैबिनेट मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ा तो उन लोगों को बुलाया जाता है, देन दे कैन अटेंड द कैबिनेट मीटिंग, अदरवाइज दे डू नॉट अटेंड द कैबिनेट मीटिंग। उसके बाद जो आता है कैटेगरी, दैट इज डेप्यूटी मिनिस्टर्स, एंड these deputy ministers they are attached to the cabinet ministers or ministers of state, राइट। तो ये जो डेप्यूटी मिनिस्टर्स है, कैबिनेट मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट को वो लोग असिस्ट करते हैं, एंड दे डू नॉट अटेंड कैबिनेट मीटिंग्स। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स वही लोग कैबिनेट मीटिंग में वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ये सब मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट नॉर्मली कैबिनेट मीटिंग्स में वो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन अगर स्पेशली कभी बुलाया गया तो वो लोग अटेंड कर सकते हैं। और वो जो डेप्यूटी मिनिस्टर्स है वो लोग कभी कैबिनेट मीटिंग्स अटेंड नहीं करते हैं, राइट। तो ये जो 3 कैटेगरीज है, इसका मेनली जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इन लोगों के रैंक में है, इन लोगों के जो इमोलुमेंट्स है उसमें है, जो सैलरीज है उसमें इन लोगों का थोड़ा डिफरेंस है, और जो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है उसमें ये डिफरेंस देखने को मिलता है। और ये जो अनुराग सिंह ठाकुर है, ही इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, राइट। चलिए अभी हम लोग ये न्यूज़ पे आते हैं। So he says the government of India is hopeful that the structural reforms and the Atmanirbhar Bharat package would accelerate the growth of the economy. अभी जैसा हम लोग देख चुके हैं, हम लोगों के जो एनालिसिस है तो उसमें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि कोविड-19 का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये जो कोविड-19 पैंडेमिक है, इतना इसका कितना एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडियन इकोनॉमी में। बट अनुराग सिंह ठाकुर इज सेइंग दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो लोग ये आशा कर रहे हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो लॉन्च किया है पीएम मोदी ने, दैट विल हेल्प इन रिवाइविंग द इंडियन इकोनॉमी। तो आत्मनिर्भर भारत, ये एज यू नो कि ये जो है 12 मई को पीएम मोदी ने जो स्पीच दिया था, वहाँ पे उन्होंने बोला था आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में, राइट। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस टॉपिक इन आवर न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 13th May 2020, राइट। यू कैन रेफर टू दैट एनालिसिस इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दिस आत्मनिर्भर अभियान इन डिटेल्स, राइट। हम लोग यहाँ पे आज थोड़ा ब्रीफली इसको देख लेते हैं। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ने एक 20 लाख करोड़ का एक पैकेज उन्होंने अनाउंस किया है, राइट, विच इज़ अबाउट 10% ऑफ द जीडीपी। तो 20 लाख करोड़ का एक पैकेज उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर एक पैकेज उन्होंने अनाउंस किया था 12 मई के अपने स्पीच पे। ये जो पैकेज है जिसको आत्मनिर्भर पैकेज बोला जाता है, सो दिस आत्मनिर्भर पैकेज फोकस्ड ऑन द सर्वाइवल ऑफ बिजनेस एंड रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी गोइंग फॉरवर्ड, राइट। तो ये पैकेज से ये उम्मीद किया जा रहा है कि जो बिज़नेस अभी चल रहा है उसको बंद होने से रोका जाएगा, क्योंकि अभी बहुत ही एक चैलेंजिंग सिचुएशन फेस कर रहे हैं सभी जो इंडस्ट्रीज़ है, and it will help in reviving the economy. And under the Atmanirbhar Bharat package, rupees 20.97 lakh crore have been committed by the central government, right? और ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, इनके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है उसमें से एक है कि मेक सेल्फ रिलायंट इंडिया, एक आत्मनिर्भर इंडिया बनाया जाए। यहाँ पे आत्मनिर्भर इंडिया के लिए या सेल्फ रिलायंट इंडिया के 5 पिलर्स के बारे में मोदी जी ने बोला था उस दिन अपने स्पीच में। दिस 5 पिलर्स आर इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी एंड डिमांड, राइट। दिस अभियान विल ब्रिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ टू इंडिया, एज इंडिया हैज़ लार्ज पॉपुलेशन, thus we have huge domestic demand, we can seize the opportunity. Global supply chain has broken because of this pandemic, and local brands should evolve, right? So this opportunity should be seized by our local industries, and local brands should evolve in this period.
And under this Abhiyan, one objective of this Atmanirbhar Abhiyan is to promote local brands. He gave a slogan that vocal for local. Right, as citizens we just need not to use local brands but promote local brands also. हम लोगों को local brand का promotion भी करना चाहिए. Right, so that was briefly about the आत्मनिर्भर अभियान, जिसके बारे में ये अनुराग सिंह ठाकुर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वो बोल रहे हैं. वो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट इंडिया ये आत्मनिर्भर अभियान के थ्रू इकोनॉमी को रिवाइव करने का कोशिश कर रहे हैं. नाउ ऐसा कौन कौन सा एरिया है जहाँ पे इंडिया सेल्फ रिलायंट हो सकता है, सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है. राइट, तो एरियाज वेयर द कंट्री कैन बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन द डेज टू कम. आने वाले दिनों में कहाँ पे इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है, तो इसके बारे में अनुराग सिंह ठाकुर जी बोलते हैं कि आज इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट पीपीई किट्स मैन्युफैक्चरर. राइट, पहला पोजीशन चाइना का है और चाइना के बाद ही वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट पीपीई किट्स मैन्युफैक्चरर इंडिया है. तो इसमें हम लोग सेल्फ सफिशिएंट ऑलमोस्ट बन चुके हैं. राइट, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है, जो ये जो किट्स है, ये मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग ऑलरेडी सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं. देन ही सेड दैट वी आर द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर. इस फिगर में अगर आप लोग देखेंगे तो यू विल सी कि जब 2014 में देयर वर ओनली 2 मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन इंडिया. इन 2019 देयर आर मोर देन 200 मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. राइट, और 2014 में नंबर ऑफ मोबाइल हैंडसेट प्रोड्यूस्ड वाज ओनली 60 मिलियन. आज वो बढ़ के 330 मिलियन हो चुका है. राइट, और जो वैल्यू ऑफ मोबाइल हैंडसेट्स प्रोड्यूस्ड है, उसका जो वर्थ है, उसका जो वैल्यू है, वो 2019 में $30 बिलियन हो चुका है. राइट, सो हम लोग अभी वर्ल्ड के लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर बन चुके हैं. तो यहाँ पे भी हम लोग सेल्फ रिलायंट या सेल्फ सफिशिएंट बन सकते हैं. इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ऑलरेडी बोल चुके हैं वो कि ही विल ट्राई टू प्रायोरिटाइज द सेक्टर्स लाइक फर्नीचर, एयर कंडीशनर, लेदर एंड फुटवेयर टू एक्सपांड आवर एक्सपोर्ट्स. राइट, तो ये सब फील्ड में भी हम लोग अभी सोच रहे हैं ये सब सेक्टर को प्रायोरिटाइज करके यहाँ पे हम लोगों का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए. देन देयर इज़ इमेंस अपॉर्चुनिटी इन एग्रो फूड प्रोसेसिंग. सो दीज आर सम ऑफ द एरियाज where India can become self-sufficient in the days to come. Then he said that the northeastern region is a top priority for the Prime Minister. उन्होंने बोला कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हुआ है. राइट, more than 3,000 kilometers of roads have been built in the northeast in the last 3-4 years. New national highways have been approved. Right, the entire northeast rail network has been converted into broad gauge. Construction of new airports and modernization of old airports in the northeast is also progressing rapidly, and work is being done on more than a dozen waterways. तो you see infrastructure में जो development हुआ है, नॉर्थ ईस्ट को प्रायोरिटी दे के ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स ये गवर्नमेंट लेके आए हैं, इससे भी ये आशा किया जा रहा है कि इससे हम लोगों का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो इन्वेस्टर्स है हम लोगों के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, उन लोगों को कुछ फ़ायदा मिलेगा. राइट, तो ये जो नॉर्थ ईस्ट को प्रायोरिटी दे के ये जो प्रोजेक्ट वो लेके आए हैं, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, इससे हम लोगों के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डेवलप होने में हम लोगों को पहले जितने चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा था अभी उतना नहीं फेस करना पड़ेगा. देन ही ऑल्सो रेफर टू द बोरो पीस अकॉर्ड which was successfully done by bringing on all stakeholders together with a sincere effort to resolve the decade-old crisis. Right? तो ये जो बोरो पीस अकॉर्ड साइन हो गया है, इसके बाद द पीस वाज रिस्टोर्ड इन द एरिया, और इससे भी जो हम लोगों का इकोनॉमी है उसको रिवाइव करने में आसानी होगा. राइट, बिकॉज जब एक टेंस सिचुएशन रहता है, जब वहाँ पे कन्फ्लिक्ट चलता रहता है, सो इन दैट सर्कमस्टेंसेस इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट ईजी टू रिवाइव एन अ डिक्लाइनिंग इकोनॉमी. राइट,
Another measure which is expected to help the Assamese farmers or the farmers of the northeastern region is the hike in custom duty on bamboo imports. Right. So the customs duty on bamboo imports has been hiked from 10% to 25%. तो जब ये इम्पोर्ट के ऊपर बैम्बू इम्पोर्ट के ऊपर ये कस्टम ड्यूटी बढ़ गया है 10% या 25% कर दिया है, तो दिस विल एनकरेज डोमेस्टिक बैम्बू यूज़. राइट तो वो लोग इतने दाम से बाहर से बैम्बू लाने से वो लोग ये जो डोमेस्टिक यहाँ पे जो बैम्बू प्रोड्यूस होता है उसी को वो लोग यूज़ करेंगे. राइट सो इट विल एनकरेज डोमेस्टिक यूज़. सिंस द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज अबांडेंट इन दिस, इट विल ग्रेटली बेनिफिट बैम्बू कल्टिवेटिंग फार्मर्स. राइट तो यहाँ पे जो लोग ये बैम्बू का कल्टिवेशन करते हैं उन लोगों को इस मेजर से ये जो कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया गया है इससे उन लोगों को फ़ायदा होगा. सो अगर कहीं पे लिखना हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने या इंडियन गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए हैं, देन वी कैन मेंशन दीज मेजर्स टेकन बाय द यूनियन गवर्नमेंट. राइट तो ये जो मेजर्स है उसको हम लोग रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ पे लिख सकते हैं कि मेजर्स टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट in order to improve the economic condition of the northeastern region. Right. Our next topic is taken from national segment. It says World Day Against Child Labor. So government of Assam should focus on child labor eradication, BBA. This topic is important for our syllabus paper 3 governance, and it is also important from our prelims point of view. Now एवरी ईयर हर साल 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है. राइट सो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज ऑब्जर्व्ड ईच ईयर ऑन 12 जून. इट वॉज फर्स्ट लॉन्च्ड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन 2002. ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इट इज़ अ यूनाइटेड नेशंस एजेंसी whose mandate is to advance social and economic justice through setting international labor standards. Right so पूरे all over world में क्या labor standards होंगे, उन लोगों को क्या क्या उन लोगों का rights होगा, तो एक international standard ये लोग set करते हैं. ये जो international labor organization है, it was founded in 1919 under the League of Nations. So League of Nations, as you all know, it's the predecessor of United Nations, right? So पहले League of Nations था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ये फॉर्म हुआ था. उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में आपका ये यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुआ था. तो जब लीग ऑफ नेशंस था उसी के अंदर 1919 में ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड, एंड इट इज़ द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. और ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ही 2002 में फॉर द फर्स्ट टाइम ये वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर लॉन्च किया था. द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ब्रिंग्स टुगेदर गवर्नमेंट्स, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशंस, civil societies as well as millions of people from around the world to highlight the plight of child laborers and what can be done to help them. राइट यही मकसद है ये वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्ज़र्व करने का. राइट को सभी लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म में लाके वो लोग ये कोशिश करते हैं, ये डिस्कस करते हैं कि कैसे जो चाइल्ड लेबर्स है उसको ख़त्म करके उसको उस चाइल्ड राइट्स को इंश्योर किया जा सकता है. राइट या उनको ख़त्म करने के लिए क्या क्या स्टेप लिया जा सकता है. राइट तो ये न्यूज़ को आगे पढ़ने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि चाइल्ड लेबर है क्या. व्हाट इज़ चाइल्ड लेबर? यू सी द टर्म चाइल्ड लेबर इज़ डिफाइंड एज अ वर्क दैट डिप्राइव्स चिल्ड्रन ऑफ देयर चाइल्डहुड, देयर पोटेंशियल एंड देयर डिग्निटी एंड इज़ हार्मफुल टू देयर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट. तो इस डेफिनेशन का हिसाब से जो बचपन है वो बचपन उन लोगों से छीन लिया जाता है. राइट जो काम के वजह से बच्चों से उनका बचपन छीन लिया जाता है, उन लोगों का जो पोटेंशियल है, उन लोगों का जो डिग्निटी है वो छीन लिया जाता है, और जो उन लोगों के फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं उसी काम को हम बोलते हैं चाइल्ड लेबर.
So, child labor refers to the work that is mentally, physically, socially, or morally dangerous and harmful to children, interferes with schooling by depriving them of the opportunity to attend school, obligement to leave schools prematurely, or requiring them to attempt to combine school attendance with excessively long and heavy work. मतलब जब उन लोगों को पढ़ना चाहिए उस टाइम उन लोगों का स्कूल छुड़वा के उन लोगों का जो स्कूलिंग है वो वहीं पे ख़त्म करके उसके साथ इंटरफेयर करके उन लोगों को काम में लगाया जाता है. इसके वजह से उन लोगों का जो मेंटल या फिजिकल जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो मॉरली जो उन लोगों का डेवलपमेंट होना चाहिए, मॉरल डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है. राइट. तो चाइल्ड लेबर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं. राइट. देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर. सो नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर. All forms of slavery or practices similar to the slavery like sale or trafficking of children, debt bondage and forced or compulsory labor. Right. तो जो स्लेवरी हो गया, जोर ज़बरदस्ती उन लोगों से काम करवाया जा रहा है, उनका ट्रैफिकिंग हो रहा है. ट्रैफिकिंग मतलब एज कमोडिटीज़ उन लोगों को खरीदा या बेचा जा रहा है. राइट. कुछ पैसे के वजह से उन लोगों को एक बॉन्ड साइन करके उन लोगों को से काम करवाया जा रहा है. राइट. तो ये जो स्लेवरी या फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी है ये सभी चाइल्ड लेबर में आता है. राइट. फोर्स्ड और कंपल्सरी रिक्रूटमेंट ऑफ चिल्ड्रन फॉर यूज्ड इन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट. कहीं पे झगड़ा हो रहा है, कोई आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे अगर जोर ज़बरदस्ती आप बच्चों को लेके जाके वहाँ पे एंगेज कर रहे हैं, सो दैट ऑल्सो will be considered as child labor. Then the use of a child for prostitution, pornography, illicit activities like production and trafficking of drugs. ये सब भी आपके child labors के अंदर आता है. Then works that is likely to harm the health, safety and morals of children. तो ये अलग अलग फॉर्म्स है चाइल्ड लेबर का. इसमें से कुछ भी अगर कोई बच्चे से करवाया जा रहा है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज चाइल्ड लेबर. तो क्या इसका मतलब ये है कि जो चिल्ड्रन है वो लोग कुछ भी काम नहीं कर सकता है या उन लोगों से हम कुछ भी काम उन लोगों को करने के लिए अलाउ नहीं कर सकते हैं? इट इज़ नॉट सो. राइट. देयर आर सर्टेन वर्क्स दैट डू नॉट कंस्टिट्यूट चाइल्ड लेबर, जो चाइल्ड लेबर के अंदर नहीं आते हैं. For example, children's or adolescents' participation in work that does not affect their health and personal development or interfere with their schooling is generally regarded as being something positive. वो लोग अगर उन लोगों का जो हेल्थ है या जो पर्सनल डेवलपमेंट है उसको अफेक्ट नहीं करके अगर वो लोग कुछ काम कर रहे हैं, राइट, उसके साथ वो लोग अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हुए वो लोग कुछ काम कर रहे हैं या उन लोगों के जो स्कूलिंग है वो स्कूलिंग के साथ वो लोगों ने वो लोग कंप्रोमाइज़ किए बिना कुछ काम कर रहे हैं, देन इट इज़ रिगार्डेड एज समथिंग पॉजिटिव. करना चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. राइट. इसको पॉजिटिवली ही लिया जाता है कि वो लोग अगर कुछ काम कर रहे हैं जिससे वो लोग स्कूलिंग भी पूरा कर रहे हैं, उन लोगों का कोई मतलब उसको उन लोगों के हेल्थ पे भी कोई इश्यूज़ नहीं आ रहा है या हेल्थ को भी अफेक्ट नहीं कर रहा है कोई काम, या पर्सनल डेवलपमेंट में वो काम कोई हिंड्रेंस नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा है, सो वो काम ये चिल्ड्रन कर सकते हैं. राइट. देन एक्टिविटीज़ सच एज हेल्पिंग देयर पेरेंट्स अराउंड द होम. घर में अगर अपने पेरेंट्स को हेल्प कर रहे हैं तो उसको चाइल्ड लेबर नहीं माना जाएगा. असिस्टिंग इन अ फैमिली बिजनेस, राइट, और अर्निंग पॉकेट मनी आउटसाइड स्कूल आवर्स एंड ड्यूरिंग स्कूल हॉलीडेज. पॉकेट मनी के लिए वो लोग कहीं पे काम कर रहे हैं, राइट, तो वो सब चीज़ों को चाइल्ड लेबर नहीं माना जाता है. चाइल्ड लेबर तब बोलेंगे जब उन लोगों को जब पढ़ना चाहिए वो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन लोगों का हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है वो काम, राइट, और उन लोगों का पर्सनल डेवलपमेंट जो होना है और जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है उस काम के वजह से. उस सिचुएशन में उस काम को हम लोग चाइल्ड लेबर कंसिडर करते हैं. नाउ 2020 में जो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जा रहा है उसका थीम है कोविड-19
protect children from child labor now more than ever. Right? So this is the theme of World Day Against Child Labor 2020. नाउ जो न्यूज़ है उसमें बोला गया है कि कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन, दिस फाउंडेशन हैज़ कंडक्टेड अ स्टडी टाइटल्ड Extent of Child Labor and Prosecution of Cases under Child Labor Prohibition and Regulation Amendment Act 2016 in India to assess the government's efforts towards achieving Sustainable Development Goal 8.7 of eliminating child labor in the country by 2025. तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 8.7, जहाँ पे ये बोला गया है कि पूरे कंट्री से चाइल्ड लेबर ख़त्म कर देंगे बाय 2025, वो करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रहे हैं, क्या एफर्ट्स वो लोग दे रहे हैं, राइट। तो इसके ऊपर उन लोगों ने एक स्टडी किया, राइट। अभी ये जो कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन है, इट वाज फाउंडेड बाय कैलाश Satyarthi. So Kailash Satyarthi, he is an Indian social reformer who campaigned against child labor in India and advocated the universal right to education. Right? वो एक social reformer है जो child labor के against fight कर रहे हैं. Right? He was the recipient of Nobel Peace Prize in 2014. और उसी का ये फाउंडेशन है कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन. Now उसमें बोला गया है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8.7 है of eliminating child labor in the country, you must have studied about sustainable development goals, right? There are total 17 goals to transform our world, right? तो हम लोगों का वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करने के लिए there are 17 goals जिसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बोलते हैं. वहाँ पे जो 8 नंबर पे जो गोल है दैट इज़ डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके अंदर 8.7 में जो पॉइंट है दैट इज टेक इमीडिएट एंड इफेक्टिव मेजर्स टू इरेडिकेट फोर्स्ड लेबर, एंड मॉडर्न स्लेवरी एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एंड सिक्योर द प्रोहिबिशन एंड एलिमिनेशन ऑफ द वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट एंड यूज ऑफ चाइल्ड सोल्जर्स, and by 2025 end child labor in all its forms. तो बेसिकली जो 8.7 पॉइंट वहाँ पे है दैट इज़ रिलेटेड टू इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर. तो अभी ये जो कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन है वो लोग ये स्टडी एक कंडक्ट किए हैं जिसमें वो लोग ये एसेस कर रहे हैं कि इस गोल को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रहे हैं. इसमें हम लोग ब्रीफली एक बार चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016 के बारे में भी देख लेते हैं. द एक्ट हैज़ कम्प्लीटली बैंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 इन ऑल ऑक्यूपेशंस एंड एंटरप्राइजेस except those run by his or her own family, provided that education does not hamper. एक्चुअली ये जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है ये 2016 में अमेंड किया गया है, राइट. इससे पहले जो 1986 के एक्ट था उसमें ऐसा था कि 14 इयर्स के कम उम्र के जो बच्चे होंगे उन लोगों को कोई हैज़र्डस एक्टिविटीज़ में, हैज़र्डस वर्क में उन लोगों को नहीं लगाया जा सकता है, राइट. जो हार्मलेस एक्टिविटीज़ है, जो हार्मलेस वर्क है वहाँ पे लगाया जा सकता है 14 साल के कम उम्र के बच्चों को. लेकिन ये जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट को अमेंड किया गया 2016 में, तो 2016 के एक्ट के हिसाब से 14 इयर्स के कम उम्र के बच्चों को किसी भी काम में एंगेज नहीं किया जा सकता है, right. So it has completely banned employment of children below 14 years. Not necessary कि वो कोई hazardous job हो, किसी भी काम में उन लोगों को लगाया नहीं जा सकता है except those run by his or her own family. लेकिन खुद के फैमिली बिजनेस होने से भी उन बच्चों के एजुकेशन में कोई जो एजुकेशन है उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं आना चाहिए. देन addition of a new category of person called adolescent. It defines children between 14 to 18 years as adolescents and bars their employment in any hazardous industry. तो 14 साल से कम उम्र के बच्चों का एम्प्लॉयमेंट कम्प्लीटली बंद कर दिया है, बैन कर दिया, और 14 से 18 साल के उम्र के बच्चों को कोई भी हैजर्डस इंडस्ट्रीज़ में उन लोगों को रिक्रूट नहीं कर सकता है, राइट. तो 14 से 18 के बीच के जो
बच्चे हैं उन लोगों को आपका कोई भी हैजर्डस काम में उन लोगों को एंगेज नहीं किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 2016। देन 83 इंडस्ट्रीज हैव बीन लिस्टेड एज हैजर्डस, जहाँ पे ये 14 to 18 ईयर्स के लोगों को या लड़कों को बच्चों को एंगेज नहीं किया जा सकता है। जो वायलेट करेंगे ये लॉज को उनके अगेंस्ट देयर विल बी एक्शन, उन लोगों का जेल हो सकता है 2 साल तक और देयर कैन बी फाइन ऑफ ₹50,000 और जेल और फाइन ये दोनों भी हो सकता है। नाउ ये कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन ने जो स्टडी किया था, वो जो एनालिसिस किया था, द एनालिसिस रिवील्स दैट अ टोटल ऑफ 204 FIRs वेर लॉन्च्ड इन 2016, जहाँ पे 384 विक्टिम्स थे। 2017 में ये बढ़ के हो गया 462 FIR, जहाँ पे 685 विक्टिम्स थे और 2018 में ये बढ़ के हो गया 464 FIRs, जहाँ पे टोटल विक्टिम्स इन्वॉल्व्ड वाज 810, राइट। तो इतने सारे FIRs आप अगर देखेंगे तो ये जो FIRs है, नंबर ऑफ FIRs 16 से 17 में बढ़ गया, 17 से 18 में बढ़ गया, तो ये बढ़ता जा रहा है, राइट। सो इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न कि ये जबकि हम लोग ये बोल रहे हैं कि बाय 2025 हम लोग चाइल्ड लेबर को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, लेकिन चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट ये जो कंप्लेंट्स है, ये जो FIRs है, ये बढ़ता जा रहा है। मतलब चाइल्ड के अगेंस्ट जो ये वायलेंस हो गया या चाइल्ड लेबर रिलेटेड जो इश्यूज हो गया वो बढ़ता ही जा रहा है, राइट। सो दिस एनालिसिस हैज़ रिवील्ड दिस डाटा। नाउ ये जो कैलाश सत्यार्थी है, इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसको बोला जाता है बचपन बचाओ आंदोलन, राइट। सो ये बचपन बचाओ आंदोलन BBA, इन लोगों ने एक स्टेटमेंट दिया था जहाँ पे ये लोग बोलते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इज़ अ वेकअप कॉल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ असम to pay attention to the humanitarian task of eradication of child labor, right। तो यही मौका है, इट इज़ अ वेकअप कॉल के आसाम के जो आसाम गवर्नमेंट है उन लोगों को चाइल्ड लेबर इरेडिकेशन के लिए उन लोगों को काम करना चाहिए, राइट। दिस शुड बी दिस शुड एक्ट एज अ वेकअप कॉल। तो चाइल्ड लेबर, अगर आसाम में हम चाइल्ड लेबर के इश्यूज़ को देखें तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 Assam stands at the 13th position in terms of the number of child laborers, 2.8 lakh in the country, right। तो पूरे इंडिया में आसाम का 13th position है in terms of number of child laborers। The number of FIRs registered under Child Labor Prohibition and Regulation Act increased from 2 in 2016 to 39 in 2018। देखिए कितना ड्रेस्टिकली ये चेंज हुआ है, राइट। तो जब 2016 में बस 2 FIR लॉन्च हुए थे, रजिस्टर हुए थे, 2018 में वो 39 हो गया है। तो ये एक वेकअप कॉल है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कि आसाम गवर्नमेंट के लिए एक वेकअप कॉल है और आसाम गवर्नमेंट को अभी सोचना चाहिए कि ये चाइल्ड लेबर को यहाँ से पूरा एलिमिनेट करने के लिए वो लोग क्या मेजर्स ले सकते हैं। Our next topic is taken from environment segment. It reads, any hub of organic farming. Northeast can be hub of organic farming, right? So Prime Minister Narendra Modi, on Thursday, he said that entire Northeast can become a huge hub for organic farming. चलिए पहले देख लेते हैं कि organic farming है क्या। So organic farming is an agricultural system that works in harmony with nature. नेचर के साथ इन हार्मनी ये काम करता है, राइट। ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसमें हम नेचर को हार्म नहीं करते हैं, नेचर के साथ मिलके हम ये फार्मिंग करते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ पेस्टिसाइड्स यूज़ कर दिया जिसके वजह से पूरा जो सॉइल है वो सॉइल ख़राब हो गया, वो सॉइल पोल्यूशन हो गया, राइट। तो हम लोग नेचर को हार्म किए बिना जो फार्मिंग करते हैं उसको हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग बोल सकते हैं। ये एक एग्रीकल्चरल सिस्टम है जो नेचर के साथ मिलके हार्मोनियसली ये काम करता है। It largely excludes the use of synthetic inputs such as fertilizers, pesticides, hormones, feed additives, etc. Right? जो synthetic inputs है उसका यूज़ ये लोग अवॉइड करते हैं।
जिससे आपका सॉइल, वाटर या एयर पोल्यूट होने का चांस रहता है, वो सब इनपुट्स यहाँ पे नहीं यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। इसको ये जो सिंथेटिक इनपुट्स है इसको अवॉइड करके ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इट रिलाइज अपॉन क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रेसिड्यूज, एनिमल मैन्योर्स, ऑफ फार्म ऑर्गेनिक वेस्ट, mineral grade rock additives, and biological system of nutrient mobilization and plant protection. These are some of the techniques which are used in organic farming, जहाँ से ये सॉइल का प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जा सकता है, राइट। तो वो जो सिंथेटिक इनपुट्स है जहाँ जिससे सॉइल पोल्यूट होने का चांस रहता है, उसको यूज़ नहीं करके वो लोग ये क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रेसिड्यूज या बायोलॉजिकल वेस्ट, ये सब जो यूज़ करके जो अपना प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने का कोशिश करते हैं, राइट, जिससे आपको नेचर को हार्म नहीं किया जाता है। सो क्रॉप रोटेशन मतलब अलग अलग टाइम पे, अलग अलग सीज़न पे आप अलग अलग क्रॉप्स लगाएंगे। क्रॉप रेसिड्यूज मतलब जब आप हार्वेस्टिंग के बाद क्रॉप के जितना प्रोड्यूस होते हैं वो सभी आप यूज़ नहीं करते हैं, कुछ पार्ट्स आप फेंक देते हैं। जो क्रॉप रेसिड्यूज है उसको आप यूज़ करेंगे सॉइल के जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए। जो एनिमल मैन्योर्स है उसको यूज़ करेंगे, गोबर यूज़ करेंगे, राइट। जो ऑफ फार्म ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो मतलब एक्वेटिक वेस्ट हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, वो सब आप लोग यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से ये लोग अपना जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने का कोशिश करते हैं, राइट। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ओवर अदर फॉर्म्स ऑफ फार्मिंग? क्या एडवांटेज है? एक तो इट इम्प्रूव सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी, इट रिक्वायर्स केयरफुल यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज, हैंस लीड टू कंजर्वेशन ऑफ वाटर, राइट। तो यहाँ पे जो वाटर है उसको बहुत केयरफुली वो लोग यूज़ करते हैं, जिसके वजह से वाटर कंजर्वेशन भी हो जाता है। देन इट लीड्स टू गुड एनिमल हस्बेंड्री, जैसा मैंने बोला कि एनिमल वेस्ट हो गया उसको ये लोग यूज़ करते हैं अपने फार्मिंग में, तो उससे एनिमल हस्बेंड्री जो है वो भी अच्छा हो जाता है। देन इट रिसाइकल्स द क्रॉप वेस्ट, उसको फेंक देने के वजह उसको फिर से रिसाइकल किया जाता है, उसको फिर से फार्मिंग में वो लोग यूज़ करते हैं। देन इंक्रीजिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड इट इज़ a cost effective farming, right? So these are some of the advantages of organic farming. Now ये न्यूज़ में बोला गया है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है इट कैन बी अ हब ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो देखते हैं चलिए कि नॉर्थ ईस्ट का ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या पोटेंशियल है, राइट। नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग पोटेंशियल, क्या पोटेंशियल है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में टू बिकम अ हब ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग? First, Northeast is largely unspoilt by modern agricultural practices. Most areas of these northeastern regions, they were largely unspoilt by modern agricultural practices which involved use of pesticides and these synthetic inputs, right? बहुत सारे ऐसा एरिया है जहाँ पे अभी तक वैसा सिंथेटिक इनपुट्स या पेस्टिसाइड्स वो सब यूज़ नहीं किया गया है। हम लोगों के नॉर्थ ईस्ट में ही जो सिक्किम है, सिक्किम इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया, राइट। सो सिक्किम हैज़ ऑलरेडी शोड अ वे, एक जो डायरेक्शन है वो सिक्किम अभी दे सकता है, एक पाथ दिखा सकता है कि बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में किस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग को डेवलप किया जा सकता है। देन according to an estimates available with the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, APEDA, पूरा नाम याद रखने का ज़रूरत नहीं है। तो ये जो APED है उन लोगों का एक एस्टिमेट के हिसाब से एज ऑफ 2017-18 nearly 90,500 hectares of land in the northeastern region is already under organic cultivation. तो इसके लिए बोला जा रहा है कि जब 90,500 हेक्टर ऑलरेडी ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर है, वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रहा है, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को डेवलप करना इतना मुश्किल नहीं होगा। उसके अलावा अनदर 77,600 हेक्टर्स इज़ इन द प्रोसेस ऑफ स्विचिंग ओवर टू ऑर्गेनिक कल्टिवेशन, राइट। यहाँ पे आपका ये जो लिस्ट, ये जो डाटा है यहाँ पे ये दिखाया गया है। ऑलमोस्ट 90,500 ऑलरेडी ऑर्गेनिक फार्मिंग वहाँ पे हो रहा है
और बाकी 77,600 एरिया जहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है। ये पूरी तरह से कन्वर्ट होने में 3 साल के करीब लग जाता है, राइट। हालांकि ये डाटा 2017-18 है, लेकिन इससे एक आइडिया किया जा सकता है। हालांकि ज़्यादातर एरिया आपका सिक्किम में है, लेकिन बाकी स्टेट में भी, मेघालय और असम में भी ये धीरे धीरे ऑर्गेनिक फार्मिंग डेवलप हो रहा है। There is nearly 5.5 million hectares of cultivated land available in the Northeast. Organic farming barely covers 3% of arable land. 5.5 million hectares of cultivated land available. उसमें से बस 3% में ये ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रहा है। तो हम लोगों के पास जो लैंड है उसका कमी नहीं है, हम लोग चाहे तो और बढ़ा सकते हैं, राइट। For farmers whose farms are located in remote areas, such farming practices can emerge as natural choice. This is mainly because of the high cost of chemical inputs. जो रिमोट एरिया में रहते हैं उन लोगों को वो जो केमिकल्स है, वो जो पेस्टिसाइड्स है, सिंथेटिक इनपुट्स है, वहाँ पे उस सब एरिया में इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है ये सब। तो वो सब एरिया में ये जो फार्मर्स है उन लोगों के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग एक नेचुरल चॉइस बन सकता है, प्रोवाइडेड हम लोग उन लोगों को सिखाए कि नेचुरल ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जा सकता है। तो ऑब्वियसली दैट विल बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर दोज फार्मर्स हु आर लोकेटेड इन द रिमोट एरियाज, क्योंकि वो लोग बाकी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो सिंथेटिक जो इनपुट्स है, उन लोगों को वो नहीं मिल पाता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जा सकता है उन लोगों को पता चल जाएगा, तो वो लोग उसको डेवलप कर सकते हैं। Then organic matter in the soil in the northeastern region is significantly high as compared to other parts of the country, right? तो इसका soil तो organic matter rich है ही, right? So इसके वजह से भी organic farming करना नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ईजी है। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स वी कैन से दैट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हैज़ ग्रेट पोटेंशियल टू बिकम हब ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट, ट्रेमर्स इन बागजान। अभी एज ऑल नो देयर वाज अ ब्लो आउट इन बागजान, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में। रिसेंट न्यूज़ ये है कि एक वहाँ पे अर्थक्वेक लाइक ट्रेमर एक फील किए हैं लोगों ने, एंड अनएक्सप्लेन अर्थक्वेक लाइक ट्रेमर्स आर नाउ टेरराइजिंग द सिटीजन्स। Almost over 1,000 people from the Notungao, Gotong and Koliapani areas were hurriedly shifted to a shelter at the Guizan High School late last night following the intermittent tremors. तो क्यों हो रहा है पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये ट्रेमर्स के वजह से रातों रात बहुत सारे लोगों को, ओवर 1000 लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है, राइट। तो अगर आगे हम लोगों को ये पता चल जाए ये कि क्यों ये ट्रेमर्स आ रहा है, देन वी विल cover this news again, right? Now, in our most probable topics for UPSC PT 2020, the first topic number 434 is National Investment and Infrastructure Fund. Proceeds are maintained separately in the National Investment Fund. The earnings of the fund were to be used for selected central social welfare schemes. This fund is kept outside the Consolidated Fund of India, right? The strategic disinvestment is the transfer of the ownership and control of a public sector entity to some other entity, mostly to a private sector entity. Unlike simple disinvestment, strategic sale implies a kind of privatization. Topic 435 is Dedicated Freight Corridor Corporation of India, DFCCIL. Now, DFCCIL has been assigned a status of special purpose vehicle by the Indian government. It engages in the planning and development, deployment of monetary resources, building, upkeep, and the operation of the DFC, Dedicated Freight Corridors. One of its mission is to set up multimodal logistic parks along the DFC to provide complete transport solution to customers. Topic 436, Serious Fraud Investigation Office. Section 211 of the Companies Act 2013 has accorded statutory status to the Serious Fraud Investigation Office. SFIO is a multidisciplinary organization under the Ministries of Corporate Affairs, consisting of experts in the field of accountancy, forensic auditing, law, information technology, investigation, company law, and more, right? So
the questions related to these topics are given here. You can attempt these questions, you can answer these questions in the comment section, and we will give the answer to these questions in tomorrow's newspaper paper analysis. And here are the answers of the questions asked in the yesterday's newspaper analysis, right? So that is all for today. Thank you.